हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, टैक्स प्लानिंग फॉर शिपिंग बिजनेस। टैक्स प्लानिंग फॉर शिपिंग बिजनेस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस टॉपिक का एक क्रक्स देना चाहूँगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको बताई जाएगी। सबसे पहले देखो, आप ये समझ लो कि इस टॉपिक का क्रक्स क्या है। तो देखो, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, अगर ये कंपनी क्वालिफाइंग कंपनी है। अब माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा आपके कि सर क्वालिफाइंग कंपनी क्या होती है। तो मैंने आपको बताया कि मैं फिलहाल आपको क्रक्स दे रहा हूं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं चीजें आपको क्लियर कर दूंगा कि क्वालिफाइंग कंपनी क्या होती है। तो मैंने आपको बोला कि अगर ये एक्स लिमिटेड एक क्वालिफाइंग कंपनी है, दूसरा इसके पास एक क्वालिफाइंग शिप है। फिर माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर क्वालिफाइंग शिप क्या होता है, तो इसको बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल क्रक्स दे रहा हूं आपको। अगर ये एक्स लिमिटेड एक क्वालिफाइंग कंपनी है, इसके पास एक क्वालिफाइंग शिप है, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इसको एक टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है, यानी टैक्स लायबिलिटी इनकी कम हो जाएगी अगर ये बेनिफिट लेना चाहे तो अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी का संबंध इनकम से होता है। इनकम अगर कम होती है, टैक्सेबल इनकम, तो टैक्स लायबिलिटी भी कम आती है। लेकिन फिलहाल यहां पर इनको एक स्कीम प्रोवाइड की गई है जिसको हम बोलते हैं टोनेज टैक्स स्कीम, या आप कह सकते हो टनेज टैक्स स्कीम। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये एक्स लिमिटेड एक क्वालिफाइंग कंपनी है, दूसरा इसके पास एक क्वालिफाइंग शिप है और ये शिपिंग का बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऐसी कंपनी जो शिपिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है, क्वालिफाइंग कंपनी है, क्वालिफाइंग शिप है, तो उसको इनकम निकालने के लिए, अब शिपिंग बिजनेस से जो भी इनकम आएगी, तो इनकम कैलकुलेशन करने के लिए ऐसी कंपनीज के पास ऑप्शन है कि वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ले सकती है, यानी यहां पर नोशनल बेसिस पे इनकम निकाली जाएगी। मतलब जिसको हम बोलते हैं टनेज टैक्स स्कीम। अब टनेज टैक्स स्कीम के अंदर आप टनेज इनकम निकालोगे। टनेज का मतलब होता है टन भार। देखो नाम से मालूम पड़ रहा है, टन भार, यानी वेट के हिसाब से इनकम निकाली जाएगी। आगे बताऊंगा मैं आपको, इसका स्पेशली स्लैब है। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये एक्स लिमिटेड एक क्वालिफाइंग कंपनी है, इसके पास क्वालिफाइंग शिप है, तो ये अपनी इनकम निकाल सकती है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, यानी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक स्कीम ये ऑप्ट कर सकती है। उसके लिए इसको अप्लाई करना होगा। कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल एक्स लिमिटेड अगर क्वालिफाइंग कंपनी है, उसके पास क्वालिफाइंग शिप है, तो वो अपनी इनकम निकाल सकती है टनेज टैक्स स्कीम के तहत। वो अपनी इनकम निकाल सकती है टनेज टैक्स स्कीम के तहत, यानी ये कंपनी जो क्वालिफाइंग कंपनी है, जिसके पास क्वालिफाइंग शिप है, वो अपनी इनकम जो टनेज इनकम है वो टनेज टैक्स स्कीम के तहत निकाल सकती है। इसके पास एक ऑप्शन है इनकम टैक्स एक्ट के तहत। इस स्कीम को ऑप्ट करने के लिए इसको अप्लाई करना होगा। दूसरा, अगर ये चाहती है कि हम ऑप्ट ना करें, तो नॉर्मली फिर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो नॉर्मल इनकम निकाली जाती है वैसे निकाल सकती है। एक ऑप्शन है, एक स्कीम है जो ये ऑप्ट करना चाहे तो कर सकती है। एक्स लिमिटेड अगर क्वालिफाइंग कंपनी है, उसके पास क्वालिफाइंग शिप है, तो वो अपनी इनकम जो है टनेज इनकम निकाल सकती है टनेज टैक्स स्कीम के तहत। इनकम टैक्स एक्ट में इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। इनके ऊपर डिपेंड, ये एक ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है। शिपिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, क्वालिफाइंग कंपनी है, क्वालिफाइंग शिप है उसके पास, तो वो अपनी इनकम निकाल सकती है टनेज टैक्स स्कीम के तहत। टनेज इनकम निकाली जाएगी, यानी शिप के वेट के हिसाब से जो भी उसका नेट टन होगा, यानी टनेज यानी जो टन भार के हिसाब से इनकम निकाली जाएगी। कैसे निकालेंगे आगे देखते हैं। तो टैक्स प्लानिंग फॉर शिपिंग बिजनेस मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्वालिफाइंग कंपनी हु कैरी
बिजनेस ऑफ क्वालिफाइंग शिप। ऐसी क्वालिफाइंग कंपनी जो बिजनेस करती है क्वालिफाइंग शिप का, या आप कह सकते हो जो ऑपरेट करती है क्वालिफाइंग शिप को, यानी क्वालिफाइंग शिप जो चलाती है। तो सबसे पहले क्वालिफाइंग कंपनी क्या होता है? सेक्शन 115 वीसी। अब आपको सेक्शन याद रखना मैंडेटरी तो नहीं है, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप तभी लिखना तब 100% आप श्योर हो सेक्शन को लेके। लेकिन फिलहाल बीकॉम एमकॉम लेवल पे सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर करता है कंटेंट। अगर कोई बच्चा लिखना चाहे सेक्शन तो आपके प्रेजेंटेशन बहुत बेटर होगी एग्जाम में। तो मैंने आपको बताया कि क्वालिफाइंग कंपनी जो बिजनेस करती है क्वालिफाइंग शिप का, जो ऑपरेट करती है क्वालिफाइंग शिप, यानी जो क्वालिफाइंग शिप चला रही है। अब सबसे पहले तो क्वालिफाइंग कंपनी क्या होता है? 115 वीसी के तहत बोला कि इंडियन कंपनी हो, उसका जो पोएम है यानी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी डिसीजन जो है वो इंडिया से लिए जाते हैं, जो कमर्शियल डिसीजन है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिसीजंस लेते हैं, डायरेक्टर वगैरह जो डिसीजन है वो इंडिया से लेते हो। मिनिमम एक क्वालिफाइंग शिप होना चाहिए उसके पास। क्वालिफाइंग शिप क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने आपको बताया कि क्वालिफाइंग कंपनी इंडियन कंपनी हो, उसका जो पोयम है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वो इंडिया में हो, यानी जो बड़े बड़े कमर्शियल डिसीजन है वो इंडिया से लिए जा रहे हैं। मिनिमम कंपनी के पास एक क्वालिफाइंग शिप होना चाहिए, उसका जो मेन बिजनेस है वो ऑपरेट शिप का होना चाहिए, यानी जो शिप चला रही है, जहाज चला रही है, ऑपरेट कर रहा है, उसका संचालन कर रहा है। तो क्वालिफाइंग कंपनी आपको मालूम चल गया। क्वालिफाइंग कंपनी क्या होती है? इंडियन कंपनी होनी चाहिए, उसका पोयम जो है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वो इंडिया में है, वो जो बड़े बड़े जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं वो इंडिया से लिए जा रहे हो, और कंपनी के पास मिनिमम एक क्वालिफाइंग शिप होना चाहिए, और उसका जो मेन बिजनेस है वो शिप को ऑपरेट करना वो होना चाहिए। उसके बाद सवाल उठता है क्वालिफाइंग शिप क्या होता है? तो क्वालिफाइंग शिप में शामिल है सी गोइंग शिप। क्वालिफाइंग शिप में शामिल है सी गोइंग शिप, जो समुद्र नाम से मालूम पड़ रहा है, जो समुद्र में चलता है, और वेसल ऑफ 15 नेट टनेज और मोर, और जिसका जो वेट है। अब कॉमन सी बात है, जो शिप जो है, जहाज जो बड़े बड़े होते हैं उनका जो वेट होता है वो टन में होता है, उनका जो वेट होता है टन में होता है। तो क्या बोला कि कोई सी गोइंग शिप है वो उसको माना जाएगा कि वो क्वालिफाइड शिप है, या फिर उसका जो नेट टनेज है यानी उसका जो वेट है वो 15 टन से ज्यादा होना चाहिए। अब कॉमन सी बात है, प्रैक्टिकली आप सोच के देखो कि जो शिप होता है, जो जहाज होता है, उसका वेट तो 1000 टनों में होता है, ये तो 15 टन बोल रहा है साली। तो कोई सी गोइंग शिप या वेसल जिसका जो वेट है, जो भार है, जो टन भार है वो 15 टन या उससे ज्यादा, यानी 1 टन बराबर होता है 1000 kg के। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। रजिस्टर्ड हो अंडर मर्चेंट शिपिंग एक्ट के अंदर। बात कर रहा हूं क्वालिफाइंग शिप की। क्वालिफाइंग शिप में क्या आएगा? कोई भी सी गोइंग शिप जो समुद्र में चल रहा हो, कोई वेसल जिसका जो वेट है वो 15 टन या उससे ज्यादा हो, जो रजिस्टर्ड हो अंडर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के तहत। अगर आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है तो उसके पास एक लाइसेंस होना चाहिए डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का, एक वैलिड सर्टिफिकेट हो। अब ये वैलिड सर्टिफिकेट अंडर द मर्चेंट एक्ट, अंडर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट जो गवर्नमेंट देगी कि देखो क्वालिफाइंग कंपनी के पास क्वालिफाइंग शिप है, तो क्वालिफाइंग शिप के लिए उनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट देगा। उसका जो नेट टनेज होता है, जो वेट करके सर्टिफिकेट इनको इश्यू किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि क्वालिफाइंग कंपनी में मैंने बताया आपको कि कौन सी होगी कंपनी, जो इंडियन कंपनी है जिसका पोयम जो है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वो इंडिया से है। मिनिमम एक क्वालिफाइंग शिप होना चाहिए, उसका मेन बिजनेस होना चाहिए शिप को ऑपरेट करना, शिप को संचालन करना, शिप को चलाना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्वालिफाइंग शिप में क्या आएगा? सी गोइंग शिप, वेसल जिसका
वेट 15 टन या उससे ज़्यादा हो और रजिस्टर्ड हो मर्चेंट शिपिंग एक्ट के तहत। अगर आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है तो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से उसके पास लाइसेंस हो क्वालिफाइंग शिप के लिए, और एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए क्वालिफाइंग शिप का। इसमें शामिल नहीं है, इसमें एक्सक्लूड है, यानी इस क्वालिफाइंग शिप नहीं माना जाएगा। तो उसमें क्या क्या आएगा? सी गोइंग शिप, ऐसा शिप जो समुद्र में चलता है लेकिन उसका जो पर्पस है वो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना है नॉर्मली, जो कि लैंड पे अवेलेबल है। यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज जमीन पे आसानी से अवेलेबल है उसको आप अगर शिप के थ्रू आप प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसे सी गोइंग शिप को क्वालिफाइंग शिप नहीं माना जाएगा। उसके बाद बोला फिशिंग वेसल, यानी जो मछली पकड़ने वाले जहाज है वो भी इसमें नहीं आएंगे। फैक्ट्री शिप, यानी जो फिशिंग वेसल है जो मछली पकड़कर फिर उसको एक फैक्ट्री में लेके जा रहा है, यानी उसको प्रोसेसिंग किया जा रहा है। फिश को पकड़ा उसके बाद उसको जिंदा या उसको मार के बाद में फैक्ट्री में लेके जाना, कुछ प्रोसेसिंग करना, तो ऐसी फैक्ट्री शिप को भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, उसको भी क्वालिफाइंग शिप नहीं माना जाएगा। उसके बाद बोला ये हार्बर, रिवर, नदी, बंदरगाह, ये भी इसमें नहीं आएगा। ऑफशोर इंस्टॉलेशन, यानी जो ऐसे जहाज जो जो इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ऑयल ये सब ट्रांसमिशन करते हैं वो भी शिप इसमें नहीं आएंगे। प्लेजर क्राफ्ट, यानी ऐसे शिप, ऐसे जहाज जो स्पेशली जिनका पर्पस होता है स्पोर्ट्स वगैरह के यूज में आते हैं जो स्पोर्ट्स के लिए, तो वो शिप भी क्वालिफाइंग शिप नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा जो शिप यूज किया जा रहा है फिशिंग वेसल यानी मछली पकड़ने के पर्पज से, और मोर देन 30 डेज 30 दिन से अधिक अगर यूज किया जा रहा है तो वो भी क्वालिफाइंग शिप की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी कंपनी अगर वो क्वालिफाइंग कंपनी है, उसके पास क्वालिफाइंग शिप है, तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो अपनी इनकम जो है वो जिसको हम बोलते हैं टनेज इनकम, यानी टन के हिसाब से यानी वजन के हिसाब से इनकम निकाली जाएगी। जो भी वो शिप रखता है क्वालिफाइंग शिप, उस शिप का जो नेट टनेज होगा, जो टन भार होगा, उसके हिसाब से इनकम निकाली जाएगी हर दिन की। उसका स्लैब है, आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको बताया है कि शिपिंग बिजनेस के अंदर अगर कोई क्वालिफाइंग कंपनी है, उसके पास क्वालिफाइंग शिप है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो टनेज टैक्स स्कीम के तहत टनेज इनकम निकाल सकती है। और टनेज इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि हम आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप ये स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। आप वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, वो नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकती, मतलब नहीं करना चाहे तो कोई मैंडेटरी नहीं है उसके ऊपर। अगर वो चाहे तो वो ऑप्ट कर सकती है, इसके लिए उसको अप्लाई करना होगा जॉइंट कमिश्नर के पास। तो कंपनी चाहे तो ये ऑप्ट कर सकती है, ये एक ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए टनेज टैक्स स्कीम के लिए कंपनी को अप्लाई करना होगा एक प्रेस्क्राइब फॉर्म के तहत, और जॉइंट कमिश्नर के पास जाएगा विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन कंपनी बनती है उस डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 3 महीने के अंदर जॉइंट कमिश्नर को अप्लाई करना होता है प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर। या जिस डेट पे कंपनी क्वालिफाइंग कंपनी बनती है, यानी पहले नॉर्मल कंपनी है, बाद में वो क्वालिफाइंग कंपनी बन गई, तो जिस डेट पे कंपनी क्वालिफाइंग कंपनी बन रही है उस डेट से 3 महीने के अंदर आप अगर टनेज टैक्स स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी अप्लाई कर सकती है अगर वो चाहे कि वो चाहती है कि हम जो अपनी इनकम डायरेक्टली इस स्कीम के तहत निकालना चाहेंगे, इसके हिसाब से टैक्स पे करना चाहते हैं, तो इनकम टैक्स में एक बेनिफिट है, वो इसको अवेल करना चाहे तो अवेल कर सकती है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि टनेज इनकम कैसे निकाली जाएगी। टनेज मतलब टन भार, मतलब वेट के हिसाब से इनकम निकाली जाएगी। अब देखो, मैं अगर आपको सिंपली ये बोलूं कि मेरा वेट 50 kg है और मेरी जो कैपेसिटी है, मतलब टनेज मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं उसको। जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरा वेट जो है 50 kg है और मैं 60 kg जो है वो कैरी कर सकता हूं, तो हाँ आप मतलब आप मान लो कि हाँ 50 kg का जो कोई पर्सन है वो नॉर्मली अपनी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग तो वेट कैरी कर ही सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा वेट 50 kg है और मैं 200 kg कैरी कर सकता हूं, तो आप बोलोगे सर
बावड़े हो गए, कैसी बात करते हो? आप खुद 50 kg के हो और आप कह रहे हो मैं 200 kg को मैं कैरी कर सकता हूं, तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो जो बड़े बड़े शिप होते हैं, जो बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, वो उनका खुद का वजन ये टन में होता है, 1000 टनों में होता है, तो उनकी कैरिंग कैपेसिटी तो टनों में ही होगी। तो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 115 VG बोलता है कि यहां पर नेट जो टनेज है, यानी जो टन भार है, नेट जो उनका वेट है, उसके हिसाब से इनकम का स्लैब बनाया हुआ है, हर दिन की इनकम निकाली जाएगी। तो कंप्यूटेशन ऑफ टनेज इनकम, टन भार आय इनकम कैसे निकाली जाती है उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो नेट टनेज इनकम फॉर शिप, एक जहाज के लिए जो टन के हिसाब से उसका जो वेट हो उसके हिसाब से इनकम निकाली जाएगी। अगर उसका नेट टनेज नेट जो टन भार है, उसका जो वेट है, उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 1000 टन तक है, वो अगर 1000 टन तक है तो क्या बोला कि 100 टन पे, हर 100 टन पे 70 रुपए क्या है इनकम मान ली जाएगी एक दिन की। अगर कोई शिप है उसका जो नेट टनेज है, शुद्ध जो टन भार है, उसका मैं बोलूं कैरिंग कैपेसिटी या उसका जो नेट वेट है वो 1000 टन है, यानी मैं बोलूं एक उसकी कैरिंग कैपेसिटी है 1000 टन को पिक करने की, कैरी करने की। कोई शिप जो 1000 टन है जिसका नेट टनेज, तो यानी उसकी कैरिंग कैपेसिटी 1000 टन को पिक करने की, कैरी करने की है, तो उसकी एक दिन की इनकम कितनी मानी जाएगी? हर 100 टन के ऊपर 70 रुपए, यानी 70 रुपीज फॉर इच 100 टन। तो आप कैसे निकालोगे? अगर 100 टन पे 70 रुपए है तो सॉरी 1000 पे कितना हो जाएगा? 700 रुपए, 700 आप निकाल सकते हो इजिली, और मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो अगर कोई शिप जिसका नेट टनेज जो है वो 1000 टन है तो 700 रुपए हो जाएगा उसका इनकम, एक दिन की उसकी इनकम हो जाएगी 700 रुपए, यानी 70 रुपए हर 100 टन पे है, 70 रुपए हर 100 टन पे है। तो 100 टन पे 70 रुपए तो 1000 पे कितने हो जाएंगे? 700 रुपए। तो एक स्लैब बना हुआ है। उसके बाद बोला कि अगर कोई शिप जिसका नेट टनेज, जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है या टन भार जो है वो 1000 से ज्यादा है लेकिन 10,000 से ज्यादा नहीं है, मतलब 1000 से ऊपर होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। तो 1000 तक तो हमने निकाल लिया, 700 रुपए आएंगे, और 1000 से ऊपर 10,000 यानी 9,000, जो नेक्स्ट जो 9,000 है उस पे कितनी इनकम बनेगी? तो क्या बोला 53 फॉर इच 100 टन, यानी हर 100 टन पे 53 रुपए जो है उसकी एक दिन की इनकम मानी जाएगी। तो देखो 1000 पे तो हमने पहले ही निकाल लिया 700। अब मान लो कि अगर 10,000 है तो 1000 तक निकाल लिया, और 10,000 पे पहुंचना है तो 9,000 बच गया। तो 9,000 पे हर 100 टन पे 53 रुपए है, तो 9,000 पे कितना हो जाएगा? 4770। तो 700 1000 पे हो गया और 9000 पे हो गया 4770, तो ये हो जाएगा 5470, यानी 5470 रुपए हो जाएगा। अगर कोई शिप जिसका नेट टनेज 1000 में है, यानी 1000 टन है, तो उसकी इनकम एक दिन की हो जाएगी 5470। जैसे इनकम टैक्स में स्लैब होता है ना 2.5 से 5%, 5 से 10, 20%, मोर देन 10, 30%, ऐसे इसमें स्लैब बनाया हुआ है। टन के हिसाब से इनकम निकाली जाएगी दिन की। उसके बाद बोला कि अगर जो नेट टनेज है, जो कैरिंग कैपेसिटी शिप की जो है वो 10,000 से ज़्यादा है बट 25,000 से कम है, तो 10,000 तक तो आपने निकाल लिया, बच गया 15,000। तो 10,000 तक तो हमारा आ गया 5,470 प्लस। अब क्या बोला कि अगर 10,000 से ज्यादा है, 25,000 से कम है, तो हर 100 टन पे 42 रुपए इनकम मान ली जाएगी। तो देखो 10,000 तक हमने निकाल लिया, कितना आ गया 5470। अब 10,000 से ऊपर 25 तक यानी 15,000 पे निकालोगे 42 के हिसाब से, हर 100 टन पे कितना हो जाएगा 42 रुपए। तो इस पे आ जाएगा 6300 रुपए, 6300। तो 10,000 तक तो कितना आ गया था हमारा 5470, और 10 से ऊपर 25 से कम यानी 15,000 पे कितना आ गया हमारा 6300, तो टोटल हो गया 11,770। अगर किसी शिप का नेट टनेज जो है, कैरिंग कैपेसिटी टन भार जो है 25,000 टन तक है, तो उसकी एक दिन की इनकम हो जाएगी 11,770 रुपए। उसके बाद अगर
जो वेट है, जो नेट टनेज है, जो टन भार है, जो कैरिंग कैपेसिटी है 25,000 से ज्यादा टन में अगर 25,000 से ज्यादा है तो ऐसे केसेस में क्या बोला 29 फॉर ईच 100 टन, हर 100 टन पे 29 रुपए। तो देखो 25,000 तक तो हमने निकाल लिया, 11,770 आ गया, इतना इनकम आ गया एक दिन का। अब देखो 25,000 से जितना ऊपर होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है XX, तो 25,000 से ऊपर तो कितना भी हो सकता है। मान लो कोई शिप है वो 30,000 उसकी नेट टनेज है, उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी हो 30,000 टन की है, तो यहाँ पर आप 25 तक तो निकाल लिया आपने, 25 से ऊपर कितना हो गया 5। अगर कोई शिप है उसका जो टनेज है वो 30,000 है, तो 25 तक कितना आ गया 11,770 रुपये आ गया। तो यहाँ पर x की जगह पे आप लिखोगे 5,000 इंटू 29 डिवाइड बाई 100, उसमें ऐड कर दोगे आप, तो ये आ जाएगी उसकी डेली की इनकम। ये डेली की इनकम बताइए मैंने आपको, यानी साल में अगर कोई शिप ऑपरेट हुआ है 30 दिन, तो आप 30 से इसको इंटू कर दोगे, जो भी इनकम आएगी टनेज इनकम उसको आप इंटू कर दोगे नंबर ऑफ डेज से, ये एक दिन की इनकम है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जो टनेज है उसको राउंड ऑफ करना चाहिए नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100 टन, यानी अगर टनेज यानी जो उसका जो भार है वो 50 टन या उससे ज्यादा है तो 100 टन माना जाए। यानी कोई शिप अगर 50 टन या उससे ज्यादा, या मान लो 55 टन की है, तो उसका कितना मान लिया जाएगा टनेज 100 टन मान लिया जाएगा, यानी उसका जो वेट है कितना मान लिया जाएगा 100 टन मान लिया जाएगा। यानी अगर कोई शिप 50 उसका जो टनेज है, जो टन भार है, जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी, जो उसका वजन है अगर 40 है तो कितना माना जाएगा। कहने का मतलब ये है आपको 100 में राउंड ऑफ करना है, सॉरी 40 से कम रहेगा तो उसका 0 हो जाएगा, यानी 50 या उससे ऊपर हुआ तो 100 टन माना जाएगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद बोला कि नो डिडक्शंस ऑफ चैप्टर 6A, नो डिडक्शन, यानी अगर कोई कंपनी ये स्कीम को ऑप्ट कर लेती है तो उसको चैप्टर 6A की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। चैप्टर 6A आपको पता है ये सेक्शन 80C टू 80U, तो चैप्टर 6A की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। जिसके अलावा जो लॉस है उसको भी सेट ऑफ नहीं किया जाएगा, यानी अलाउ नहीं होंगे। अगर कोई कैपिटल गेन होता है सेल ऑफ क्वालिफाइंग शिप, अगर कोई क्वालिफाइंग शिप को सेल कर दिया जाता है कंपनी द्वारा, तो उस पे कैपिटल गेन जो होगा वो एज पर सेक्शन 45 टू 51, यानी कैपिटल गेन के जो प्रोविजंस है, जो सेक्शन है, उसको फॉलो करके निकाला जाएगा। और आपको ये बात पता है कि जिस भी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, यानी जो एसेट डेप्रिसिएबल होती है, यानी जिसका WDV आ जाएगा, उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जनरली, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा यहाँ पर। इसके अलावा इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए कुछ कंडीशंस है जो कंपनी को फॉलो करनी पड़ेगी। पहली कि उसको एक रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, कितना, जितना भी उसका बुक प्रॉफिट आया है, जितना भी टनेज इनकम से उस बेस पे उसका जो बुक प्रॉफिट आएगा उसका 20% उसका, यानी मान लो बुक प्रॉफिट जो है वो कंपनी का आया है 100, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ 100 रुपये, तो कम से कम 20 रुपये जो है वो रिजर्व अकाउंट में रखने पड़ेंगे इस क्वालिफाइंग शिप के लिए। यानी अगर भविष्य में जरूरत पड़ेगी नई शिप परचेज करने की, तो आप ये जो 20-20 रुपये आप हर साल बचा रहे हो रिजर्व अकाउंट में डाल रहे हो, भविष्य में आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप यूटिलाइज करोगे नया शिप को एक्वायर करने में, परचेज करने में। इसके अलावा जो कंपनी ये शिपिंग बिजनेस कर रही है, जिसके पास क्वालिफाइंग शिप है, जिसके जो क्वालिफाइंग कंपनी है, उसको अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी होती है, उसका एक सर्टिफिकेट भी उनको दिखाना होता है। तो ये था टैक्स प्लानिंग फॉर शिपिंग बिजनेस। अगर आपको लेक्चर